हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स। आपको काफ़ी दिनों से इंतजार था। ऑप्टिक्स का रिवीजन बहुत ज़रूरी है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि 14 मार्क्स की यूनिट होती है। अब कोरोना के टाइम से वो चेंज कर दिया गया है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है रिफ्लेक्शन और पोलराइजेशन पहला और लास्ट का चैप्टर हटा दिया गया है यूनिट से, तो हम सीधा रिफ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट ईयर जब आपका ऐड हो जाएगा तब उसके लिए वीडियो दोबारा बना दिया जाएगा। ठीक है बेटा, टेंशन ना लीजिए। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की थ्योरी अगर पढ़नी है तो आपको मेरे लेक्चर ऑप्टिक्स की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से मिल जाएगा। फिजिक्स क्लासेज बाय मनोज गुप्ता, या मनोज गुप्ता सर टाइप कीजिए, यूट्यूब पे खुल जाएगा आपको चैनल। ठीक है, और वहाँ से आप देख सकते हैं। अब बोर्ड के ऊपर कैसे फोकस करना है, उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से, बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ कैसे कैसे कंसेप्चुअल इसके ऊपर बन सकते हैं। आज जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। एक दो टॉपिक आज भी कवर करने वाले हैं, रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ और स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, इट इज चेंज इन path of light in going from one medium to other। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है। कैसे क्या होता है सब पढ़ा हुआ है आपका, जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं। ये एक बाउंड्री है, इसको इंटरफेस बोलते हैं। इंटरफेस का मतलब जो दो मीडियम को एक बाउंड्री सेपरेट करे। जैसे मान लीजिए घर में पानी की बकेट भरी हुई है, सबसे ऊपर पानी, पानी से जस्ट ऊपर देखें तो एयर, तो वाटर और एयर के बीच में एक लेयर बन जाती है, उसको इंटरफेस बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी। इसको नॉर्मल मान लो, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है। अगर दोनों साइड का मीडियम 1 मीडियम 2, अगर दोनों साइड का मीडियम सेम है, ठीक है, दोनों साइड का मीडियम अगर सेम है तो लाइट सीधी निकल जाएगी, कोई चेंज नहीं होगा, नो डेविएशन। अगर दोनों साइड का मीडियम सेम है तो कोई चेंज नहीं आएगा, कोई डेविएशन नहीं बोलते। लेकिन अगर मीडियम अलग अलग है, इसको बोलते हैं रेयर मीडियम, इसको बोलते हैं डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर। अब कैसे क्या होता है वो देखिए, थोड़ी सी डिस्टरबेंस है। मान लो ये हमारे पास नॉर्मल है, ये मेरी इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एक केस में रे नॉर्मली ऐसे जा रही थी, ऐसे मुड़ जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। इस केस में आई ज़्यादा होता है। एक केस में अगर मैं बोलूं रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी और ये ऐसे मुड़ जाती है, इस केस में आर ज़्यादा है। तो क्या हो रहा है, ध्यान सुनना, सीधी निकल जाती है, दोनों साइड का मीडियम सेम है। इधर अगर नॉर्मल की तरफ जा रही है तो रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर अगर जाएगी तो बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल अगर रेयर से डेंसर जाएगी। और अभी अगर मैं कहूँ डेंसर है ये और डेंसर से रेयर जा रही है, तो डेंसर से अगर रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या बोलेंगे बेटा इसको, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से अवे। बात समझ में आ गई, नॉर्मल से अवे, डेंसर से रेयर, रेयर से डेंसर। इतनी बात 9th में, सॉरी हमने 10th में पढ़ी हुई थी, बाकी आपने क्लास में पढ़ा हुआ है, जस्ट रिवाइज। सीधी निकल जाए, मीडियम दोनों साइड सेम है, एयर एयर, वाटर वाटर, ग्लास ग्लास, लिक्विड लिक्विड, कोई भी सेम। अगर डेंसर से रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, रेयर से डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। इतनी बातें समझ में आ गई। इसके बाद छोटी सी बात आती है कि रेयर से डेंसर, डेंसर क्या, ऑप्टिकल डेंसिटी, कितना ज़्यादा डेंसर कितना ज़्यादा रेयर, मुझे क्या पता ये मीडियम डेंसर है, कम डेंसर है या ज़्यादा डेंसर है। तो एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, नेम द क्वांटिटी विच मेजर्स ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम। कौन मेजर करता है, इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
नई चीज़ आ रही है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से लिखते हैं या म्यू से लिखते हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद साथ साथ एक क्वेश्चन बन जाता है यहां से, आ सकता है हरियाणा बोर्ड में, सीबीएसई में, कहीं भी। मान लो एक रे ऐसे आई थीटा एंगल पे, ये इधर मुड़ गई, अब आपको दिख रहा है ऐसे थी, इधर मुड़ गई θ/2, तो यहाँ एंगल ज़्यादा है, यहाँ एंगल कम हो गया। कम हो गया इसका मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। क्वेश्चन आ जाए विच मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर, तो सीधी जा रही थी टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ी है। नॉर्मल मुड़ी है इसका मतलब रेयर से डेंसर जाती है तब टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ती है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं मीडियम 2 इज डेंसर। बात समझ में आ गई। सेकंड जो मीडियम है वो ऑप्टिकली डेंसर होगा। ठीक है भाई, ये बात मुझे समझ में आ गई, कर सकता हूं मैं ऐसा आ जाए तो। इसके बाद हम लोगों को अब एक नई चीज़ पता लग गई कि ऑप्टिकल डेंसिटी की जो मेजरमेंट है वो कौन करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक बार 2010 में पूछ लिया गया, डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। बहुत से बच्चे छोड़ के आ गए, यार ये ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है? कुछ नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये बताना है हमें। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ ये मुझे निकालनी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको डिफाइन करना क्या लिखेंगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड का रेशियो है। दूसरा n, ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। n को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आ गया, कैन n बी लेस देन 1। मान लो क्वेश्चन आ जाए, क्या द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए बॉडी कैन बी लेस देन 1, क्या एक से कम हो सकता है? नो। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि n = C/V, C ऑलवेज ग्रेटर देन V। स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा किसी की भी स्पीड नहीं हो सकती, तो दिस रेशियो ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो n ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और = 1 हो सकता है अगर ये बराबर हो जाए तो। ठीक है, अदरवाइज ये होगा। अगर कोई मीडियम है तो n की वैल्यू कम होगी। ठीक है, n हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, कम नहीं हो सकता। बराबर हो सकता है अगर दोनों स्पीड ऑफ लाइट हो तो, लेकिन n हमेशा ये होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। बात समझ में आ गई। इसके बाद n को डिफाइन कर दिया, ये हो गया। और मान लो क्वेश्चन बन जाए आपके पास, देखो n = C/V होता है। ठीक है, सिंस v = न्यू लैम्बडा, वेलोसिटी जो होती है वो वेवलेंथ की टर्म में होती है, मतलब वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। न्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, पढ़ा हुआ है आपका। तो ये फ्रीक्वेंसी है वेवलेंथ, वेलोसिटी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। तो अब बात आती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/V होता है लाइट जब वैक्यूम से किसी मीडियम में जाती है। ठीक है, इसमें हम आगे बढ़ें थोड़ा सा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के लिए व्हेन होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के लिए 1.00 समथिंग होता है। ठीक है, तो अप्रोक्स 1 ही हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड 2.4, मैक्सिमम मिनिमम। तो 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, नेम द क्वांटिटी फॉर विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम वैक्यूम के लिए, मैक्सिमम डायमंड के लिए। इस टाइप से हम ध्यान रख सकते हैं। और दूसरा,
n अगर इंक्रीज होता है तो v डिक्रीज होता है। इसका मतलब लाइट जो है रेयर से डेंसर में जाती है, तो जितना ज़्यादा मीडियम डेंसर होगा वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। मोर द मीडियम इज डेंसर लेसर विल बी द स्पीड ऑफ लाइट। जितना ज़्यादा डेंसर होगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी, स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो n इक्वल टू सी बाई वी, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो n जितना ज़्यादा होगा v उतना ही कम होगा। ठीक है, रेयर से डेंसर जा रहे हैं, इसमें ऐसा होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ मीडियम 1, यहाँ मीडियम 2, एयर या वैक्यूम नहीं है, अलग ही है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका n2। लाइट ऐसे जाके मान लो मुड़ जाती है, कहीं भी मुड़ जाती है। आई और आर मान लेते, बताऊंगा अभी आपको। इस केस में क्या करें? n1 इक्वल टू सी बाई वी वन, n2 इक्वल टू सी बाई वी टू। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, n इक्वल टू सी बाई वी। अब दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो सी बाई वी वन, सी बाई वी टू, ये कैंसिल, वी टू बाई वी वन। ये चीज मैं आपको डायरेक्टली बता सकता था, एन वी का इन्वर्सली है, तो ये n1 बाई n2 है, इन्वर्सली है तो ऊपर 2 आ जाएगा, बना जाएगा v2 बाई v1। क्या ये फॉर्मूला बन सकता है? सवाल आ सकता है। ये बात आपके समझ में आ गई? देखो, यहां देखिए, मान लो क्वेश्चन आ जाए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6। ठीक है, दिया हुआ है। यहां से लाइट इधर चली गई। ओके, तो इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है, यहां स्पीड ऑफ लाइट है 2 × 10⁸ तो यहां स्पीड क्या होगी ये बताओ। मान लो सवाल बन जाए तो क्या करेंगे? v1 बाई वी टू, n2 बाई n1, उल्टा था ना। तो v1 कितना है? 2⁻⁸, v2 निकालना है, n2 कितना है? 1.6, 1.3। तो ये ज़्यादा है, ज़्यादा है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगा, पता है आपको। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, v2 को ऊपर ले आओ, 13 बाई 16, 2 10⁸, तेरे में 26/16, ये आ गया, सॉरी 13, ये 13, ये 8, तो 8 बन जा 8, 5, 1.6 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास स्पीड आ गई। तो फॉर्मूला मुझे याद है तो मैं कर सकता हूँ, इतनी बात मुझे समझ में आ जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा था n इक्वल टू या n2 बाई n1, v1 बाई v2, और मैंने आपको बताया था v इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो ये हो जाएगा न्यू लैम्डा 1, न्यू लैम्डा 2। ये क्या कर दिया भाई? न्यू फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता, नेम द क्वांटिटी विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। तो n2 बाई n1, v1 बाई v2, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। यहाँ से आ गया, और यहाँ से आप देखते हो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन बन जाता है एक, व्हेन wavelength and intensity of light
is increased, then what are the changes in velocity of light? लाइट की वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा भाई, इसमें कोई पूछ ले। तो अगर मैं वेवलेंथ को इंक्रीज करता हूं तो देखो ये एक दूसरे के डायरेक्टली है, तो अगर लैम्बडा बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, अगर लैम्बडा इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। लैम्बडा इंक्रीज का मतलब पहले लाइट गिर रही थी ग्रीन, बाद में हो गई रेड, तो रेड के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो गई, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो वेवलेंथ चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। ठीक है, इंटेंसिटी चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटेंसिटी चेंज करने से वेलोसिटी पे चेंज नहीं होगा। वी डोंट चेंज व्हेन इंटेंसिटी चेंजेज। अगर लाइट की इंटेंसिटी चेंज होती है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी बातें थी, सारी मैंने बता दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्नेल्स लॉ के ऊपर। स्नेल्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर छोटे छोटे सवाल बन जाते हैं। देखो इंट्रोडक्शन का पार्ट चल रहा है, लेकिन यहाँ से भी कभी कभी 1-2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो छोड़ना हमें कुछ नहीं है, सब कुछ करना है, इसलिए फोकस बहुत ज़रूरी है। स्नेल्स लॉ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आ जाता है ये। अगर मैं हेडिंग डाल दूं गलत नहीं होगा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला लॉ क्या कहता है, इंटरफेस नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट लाइट सीधी निकल गई, मान लो इधर मुड़ गई, आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और n2। सुनना, लिख लेना। ऐसा कहता है द प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन टू कोरस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कांस्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड कोरस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n है, इज कांस्टेंट। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कांस्टेंट। अब बच्चे कहेंगे इंसिडेंस क्यों लिया, रिफ्रैक्शन क्यों लिया, ले लो। प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टू कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कांस्टेंट, तो मैंने जनरल लिख दिया। मींस साइन आई कॉरस्पॉन्डिंग क्या है n1, साइन आर कॉरस्पॉन्डिंग क्या है n2, साइन आई बटे में साइन आर n2 बाई n1। और इसको मैं लिख सकता हूं n2 बाई n1, n2 ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, I जिस मीडियम में है उसके वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, वो कहाँ जा रहा है, नीचे। R जिसमें है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। I जिस मीडियम में है वो उसके सामने नहीं आएगा, वो नीचे आएगा। ये चीज़ ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा हमारा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। अच्छा, एक मीडियम अगर रेयर हो तो n भी आ सकता है। यहाँ पे 10th में पढ़ा हुआ है ना हमने, क्या, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू n। ये n कब आता है, जब ये एयर हो, n इक्वल टू 1, और ये कोई मीडियम हो, तो ये ऐसे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? साइन आई, अच्छा ये बनेगा क्या, 1 बाई n, सॉरी भावनाओं बह गए। आई जिस मीडियम में है वो 1 है, तो उसका अपोजिट लेना है ऊपर। ये तो ये कब आता है, जब एक मीडियम एयर हो, मतलब एयर से डेंसर में जा रही है। अदरवाइज कोई दूसरा है तो ये ध्यान रखना, इसका यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, n2 ये हो जाएगा, n1 ये हो जाएगा। अगर ये एयर है तो 1 हो जाएगा, तो n2 को हमने क्या माना, n, इसको क्या माना 1, तो n बाई 1 ऐसे हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, ये होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये रे आई, एंगल दे दिया 60, इधर चली गई 30, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। तो सिर्फ ये बता रखा है, तो ये मान लो एयर है, ये n है, तो क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर n।
क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है तो ये बता देंगे। तो साइन 60 बटे में साइन 30 n, साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2, n 2 से 2 कैंसिल, n कितना आ गया √3, n कितना आ गया √3। बात समझ में आ गई। इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके ऊपर और छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या देखो, बहुत सारे बन जाते हैं। कंसेप्ट मेरा क्लियर है तो कहीं नहीं अटकेगा, कैसे भी घुमा के आपको दे दे। मेरे ख्याल से आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, यहां दे दिया n1 दे दिया आपको 4/3, n2 दे दिया 3/2, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 30, r बताओ। तो क्या करें, साइन i बटे साइन r, i का अपोजिट मीडियम n2 बटे n1, ये आपको दिया हुआ है। तो साइन i साइन 30, साइन r, n2 कितना है 3/2, ये कितना है 4/3, 3/2 ये घूम के ऊपर 9/8, साइन 30 कितना होता है 1/2 साइन r 9/8, साइन r को इधर ले आओ 1/2, ये घूम के नीचे आएगा तो 8/9, पता है ना ये तो। अरे बोलो, 8 ऊपर 9 नीचे, 4/9, साइन r कितना आ गया 4/9, r निकालेंगे तो साइन इनवर्स 4/9, ये आपका आंसर। कुछ एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए तो एग्जैक्ट आंसर। मेरे ख्याल से फॉर्मूला अप्लाई करना आपको आना चाहिए। 1 नंबर का सवाल बन सकता है। ठीक है, ये सवाल हो गया। अब स्लेंसला क्या कहता है, साइन i बटे साइन r इक्वल टू n, n का मतलब एक मीडियम यहाँ पे एयर या वैक्यूम है, और ये क्या होता है c/v। अरे बोलो, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बन जाए, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम वैक्यूम टू अ मीडियम एंड स्पीड, अच्छा वैक्यूम टू मीडियम एट 30 डिग्री एंड स्पीड डिक्रीजेज टू 2 × 10⁸ 30 पे गिरा, स्पीड इतनी हो गई। फाइंड r, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ। तो इसमें क्या करना है बेटा, साइन i बटे में साइन r, n होता है, n मुझे दे नहीं रखा तो n क्या होता है c/v। तो साइन i साइन 30, साइन r निकालना है, c 3 10⁸, v 2 1.5। तो साइन 30 कितना होता है 1/2, ये क्या हो गया साइन r, 1.5 का मतलब होता है 3/2। अरे बोलो, ठीक है। इस 1/2 को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, साइन r रेसिप्रोकल करेंगे क्या आएगा 1/3, तो r हो गया साइन इनवर्स 1/3। समझ में आ गई बात। तो ये मेरे पास r आ गया इस टाइप से। तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट n और c/v की टर्म में भी वेवलेंथ की टर्म में आ जाए तो भी कर सकता हूँ मैं, बताया फॉर्मूला। तो ऐसा सवाल आ जाए तो भी हम लोग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई परेशानी किसी टाइप की नहीं होनी चाहिए, कर लेंगे। ओके, इसके बाद देखो, इसके बाद एक छोटा सवाल हो रहा है, CBSE ने पूछ लिया था एक बार, हर बुक में मिल जाता है। क्या, हमारे पास इस टाइप से एक स्फीयर दिया हुआ है, ये इसका सेंटर है, यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है 60 डिग्री पे, ठीक है, ये नॉर्मल है। तो जब रेयर से डेंसर जाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का √3 है, तो कहाँ मुड़ेगी बताओ। सीधी जा रही थी, रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। r बताना है।
इसका आर बताना है, तो क्या करें, साइन आई बटे में साइन आर, आई जिस मीडियम में उसका अपोजिट लेना है, बाहर क्या है 1, तो साइन 60 साइन आर, एन कितना है √3, साइन 60 क्या होता है √3/2 बटे में साइन आर, ये हो गया √3 कैंसिल, 1/2 साइन आर ऊपर चला जाएगा, साइन आर कितना होता है 1/2 पे साइन 30, यहाँ से अगर देखें तो आर कितना आ गया 30 डिग्री, यही मेरा आंसर है। तो मेरे ख्याल से स्नेल्स लॉ अप्लाई करना आना चाहिए, आपका आंसर आ जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया है कि स्नेल्स लॉ क्या होता है और इसको अप्लाई कैसे करते हैं। साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू एन, जरूरी नहीं है साइन आई बाई साइन आर n2/n1, और वो c/v की टर्म में भी हो सकता है। ठीक है बेटा, इसके बाद स्नेल्स लॉ पता लग गया, बेसिक पता लग गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आ जाता है क्या, रियल एंड एपरेंट डेप्थ ऑफ ए टैंक, रियल एंड एपरेंट डेप्थ ऑफ ए टैंक। इसमें क्या करना है, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। तो बेटा रियल डेप्थ क्या होती है, रियल का मतलब एक्चुअल डेप्थ जो है कंटेनर की, लेकिन उसमें कोई लिक्विड भर देते हैं तो उसका कुछ बेस उठा हुआ दिखाई देता है, तो वो एपरेंट डेप्थ कहलाते हैं। इसको हमने डिटेल में अलग से लेक्चर बनाया था ऑप्टिक्स में, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, फुल लेक्चर है IIT तक का, लेकिन अभी हमें बोर्ड लेवल का चाहिए। तो बेसिक चीज़ें डिस्कस करनी है, कैसे क्या होता है। तो इसमें दो बातें आती हैं, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ। मान लो एक कंटेनर भरा हुआ है, बेसिक बातें बता रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, डेंसर मीडियम में, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, ठीक है। तो यहाँ से एक रे गई, सीधी निकल गई, यहाँ से एक रे इधर जाती है, तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो कहाँ मुड़ेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो वापस यहाँ पे आती है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ पे दिखाई देता है। ये क्या थी, रियल डेप्थ, ये क्या हो गई, एपरेंट डेप्थ। रेफरेंस का मतलब है सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगी, ऊपर के सरफेस से, ध्यान रखना, सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगी, ऊपर के सरफेस से। तो ये बेस उठा हुआ दिखाई देता है, इसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट। तो शिफ्ट क्या होती है, x माइनस वाई, टोटल क्या था x, कहाँ पहुँच गया y, ये इतनी बात समझ में आ गई। नाउ शिफ्ट x y इक्वल टू x बटे n, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। y क्या है, एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, ये क्या है, रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ बटे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा आपके पास, एपरेंट डेप्थ। क्योंकि रियल डेप्थ ज़्यादा है, एपरेंट डेप्थ कम है, तो रियल डेप्थ को n से डिवाइड कर दो। सीधा सा फॉर्मूला याद कर लो, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। सीधा सा फॉर्मूला याद कर लो, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में है, ऑब्जेक्ट इन डेंसर, ऑब्जर्वर इन रेयर, ठीक है। तो y जो एपरेंट डेप्थ है वो रियल डेप्थ से कम होती है, याद कर लो इसको, ये रियल डेप्थ से कम होती है, फॉर्मूला ये होता है। अब मेरे पास फॉर्मूला आ गया था शिफ्ट का, तो शिफ्ट क्या है, x माइनस वाई, y क्या है x बाई एन, x कॉमन ले लो 1 माइनस 1 बाई एन, आपका काम चल जाएगा। शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसके ऊपर सवाल बनते हैं हमारे, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। ऑब्जेक्ट डेंसर में है, ऑब्जर्वर रेयर में है, बाहर से देख रहा है। ऑब्जर्वर कहाँ पे है बेटा, बाहर। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अपने सिलेबस में यही है। एक दूसरा केस बनता है कि ऑब्जेक्ट बाहर है, ऑब्जर्वर अंदर है, उसके ऊपर एक एनसीईआरटी में कंसेप्चुअल दिया बताऊंगा, पहले इसके ऊपर फोकस करते हैं हम, ठीक है। अब मान लो आपको एक सवाल दे दें बेसिक सा, ये एक ग्लास प्लेट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, 10 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है, ग्लास स्लैब। यहां पे एक इंक डॉट लगा दिया, फाइंड एपरेंट पोजीशन ऑफ डॉट। डॉट की एपरेंट पोजीशन क्या बताएं, कुछ नहीं करना, x क्या दिया हुआ है 10,
n क्या दिया हुआ है 1.5, y निकालना है। तो बेटा y इक्वल टू एक्स बाई एन, x कितना है 10, n कितना है 1.5, तो पॉइंट हटाओ, ऊपर 10 आएगा, 5 तिया 15, 20, 3 छिंग 18, 6.67 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर आ गया डायरेक्ट। जो टोटल दे रखा है वो x, n दे रखा है, आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक स्लैब की जगह 2-3 स्लैब है, तो क्या करना है? तो भी हम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये आ गया, इसमें आपसे कोई पूछे भाई शिफ्ट बताओ, तो शिफ्ट कितनी आ गई? x माइनस वाई, 10 माइनस 6.67, तो 3.33। लेकिन अगर आपको शिफ्ट डायरेक्ट निकालनी है, यहाँ तो आपसे पूछा एपरेंट पोजीशन, फिर निकली, सीधी निकालनी है तो ये 10, n कितना है 1.5 मतलब 3/2, 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 या 2, तो 10, 1 माइनस 2/3, 3 माइनस 2 1/3, 3.33। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आप लोगों को। शिफ्ट का फॉर्मूला है, सीधा निकल जाएगा। अगर मान लो क्वेश्चन बन जाए आपके पास इस टाइप से, ग्लास स्लैब दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यहाँ एक डॉट लगी हुई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका 1.5, एक स्लैब और लगा दी 8 सेंटीमीटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.2, एक स्लैब और लगा दी 6 सेंटीमीटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.4, 1.2। ठीक है, फाइंड एपरेंट पोजीशन एंड शिफ्ट, दोनों बताओ। तो क्या करें? एपरेंट पोजीशन y क्या होगी? तीनों का सम, ध्यान रखना है इसका। इसकी एपरेंट y1, y2, y3, 4 होती तो y4 सबका। तो y1 क्या होगा? x1 बाई n1, x2 बाई n2, x3 बाई n3। फॉर्मूला आपको पता है y इक्वल टू क्या होता है x बाई n, तो x1 n1 ये हो गया। x1 कितना है 10, n1 कितना है 1.5, x2 कितना है 8, n2 कितना है 1.4, ये कितना है 6, ये कितना है 1.2। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। 0 ऊपर ले जाओ, 100/15, 80/14, 60/12, 5 तिया 15, 5 पे 20, 2 7 14, 40, 12 5 60। एलसीएम ले लो, सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे अगर आपको शिफ्ट निकालना है तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x1 1 माइनस 1/n1 प्लस x2 1 माइनस 1/n2 प्लस x3 1 माइनस 1/n3। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसमें क्या करना है, पहले की शिफ्ट निकालो, जैसे शिफ्ट का फॉर्मूला बताया, ये पहले की, दूसरे की, तीसरे की, तीनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब एक से ज़्यादा स्लैब आ जाए, घबराना नहीं है, तीनों का अलग अलग निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसा सवाल आ जाए तो बात करिए। तो था इंट्रोडक्शन। कई बार क्वेश्चंस घुमा देते हैं बच्चे कंफ्यूज, तो वो कैसे क्या देते हैं वो देखो। घुमाने वाले सवाल कैसे बन सकते हैं, उसमें अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो देखो, देखो भाई, क्वेश्चन आ जाए, ए कंटेनर इज ऑफ 21 सेंटीमीटर हाई, ए कंटेनर इज ऑफ 21 सेंटीमीटर हाई। क्वेश्चन है हाउ मच वाटर शुड बी फिल्ड, हाउ मच वाटर शुड बी फिल्ड इन इट सो दैट it appears half filled। when viewed from top of container। क्या ये बात समझ में आई? इनिशियली ये खाली है 21 सेंटीमीटर, कितना पानी इसके अंदर भरा जाए कि ये हाफ फिल्ड दिखाई दे ऊपर से। तो एक चीज तो क्लियर है,
कि जब ये इसमें पानी भरेंगे तो ये जो बेस है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये जो बेस है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और ऊपर शिफ्ट होने के बाद ये हाफ फिल्ड दिखाई देगा, इसका मतलब आधा भरा हुआ और आधा खाली। मान लीजिए यहां तक पानी भर देते हैं, कितनी हाइट तक, x हाइट तक हमने इसके अंदर वाटर को भर दिया, x हाइट तक हमने इसके अंदर वाटर को भर दिया, तो ये ऊपर खाली हिस्सा कितना बचा? क्या ये बात समझ में आई? टोटल 21 है, x हाइट तक हमने इसमें पानी भर दिया। अब x हाइट तक हमने इसमें पानी भर दिया तो हाफ फिल्ड और हाफ एम्प्टी, इसका मतलब बेस इसका शिफ्ट हो गया। मान लो बेस यहां शिफ्ट हो गया, एपरेंट पोजीशन ये, तो ये बेस यहां शिफ्ट हो गया, क्या बोलेंगे इसको? शिफ्ट। तो हाफ फिल्ड ये आधा और हाफ भरा हुआ, अब ये कंटेनर का ये वाला हिस्सा गायब हो गया, सिर्फ ये दिखाई दे रहा है, आधा खाली आधा भरा, तो ये 21 - x है, तो ये भी कितना होगा? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? कंटेनर था 21 सेंटीमीटर का, उसमें पानी कितना भरा जाए? x भरा जाए, जिससे वो आधा खाली आधा भरा, तो आधा खाली तो ये हो गया, आधा भरा ये हो गया। क्यों? जब इसमें ऊपर से देखेंगे, जब ऊपर से देखेंगे तो ये वाला बेस यहाँ दिखाई देगा, तो ये वाला हिस्सा तो है ही नहीं, ये वाला हिस्सा तो है ही नहीं, ये और ये बच गया, तो आधा खाली आधा भरा, तो ये चीज़ सेम हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई तो इसके बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू x/n, सॉरी सीधा लगाओ, हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, y इक्वल टू x/n। हमने क्या पढ़ा हुआ है? y इक्वल टू x/n। y कितना है? 21 - x और n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर का है वो दिया हुआ है 4/3। n क्या दिया हुआ है? 4/3। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो 21 - x को नीचे ले आओ, 3 ऊपर। बात समझ में आई या नहीं आई? 21 - x नीचे 3 ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई 21 चौक 84 - 4x इक्वल टू 3x, 84, 4 उधर जाएगा 7x, तो 84 इक्वल टू 7x, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x आ गया 12 सेंटीमीटर। अच्छा सवाल है, मैं इसको अच्छे सवाल में काउंट करूंगा, क्योंकि बच्चे जनरली इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले खाली है बाद में भर दिया, क्या होगा? क्योंकि जनरली आमतौर पे जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे हमें दिया हुआ होता है कि पहले भरा हुआ है, तो इसमें सोचो कि x भर दिया, आधा खाली आधा भरा, तो ये कितना बच गया? ये जितना ये खाली उतना ही भरा, लगा दो कंसेप्ट। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, आप लोग इसको कर सकते हो आई थिंक। ठीक है भाई, ओके। तो रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, इसके ऊपर सवाल इस टाइप से बन जाते हैं, कर लेंगे। मान लो ये दे दें, 2 ग्लास स्लैब, ये डॉट 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। n हो गया 1.6, n हो गया 1.4। फाइंड शिफ्ट, तो शिफ्ट कैसे निकलेगी बेटा इसकी? इस क्वेश्चन में शिफ्ट पूछे तो मेरे ख्याल से शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 1 माइनस 1/n1 प्लस x2 1 माइनस 1/n2। बताया था अभी। x1 कितना है? 8, 1 माइनस 1/1.6, 6, 1 माइनस 1/1.4। सोल्व कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं। तो ये केस हो गया जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, ये केस हो गया जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, डेंसर में। ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर कहाँ हो? रेयर में। एक नंबर क्वेश्चन बन जाता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन एयर एंड ऑब्जर्वर इन डेंसर लाइक फिश इन वाटर। तो इसमें क्वेश्चन बन जाए ये
सी डाइवर, गोताखोर जो होते हैं पानी में, वो यहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। तो सी डाइवर जो है ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो लाइट कहां से निकलती है? ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट से अगर रे जाएगी, सपोज करो ऐसे, ठीक है, तो ये नॉर्मल से मुड़ेगी। अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है, नहीं। लाइट जब रेयर से डेंसर में जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ती है। कहाँ मुड़ती है बेटा? टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये लाइट ऐसे जा रही थी, ये कहाँ मुड़ेगी? ऐसे। तो आई को यहाँ बना देते हैं। तो अब ये ऐसे जा रही थी, ऐसे मुड़ गई, वापस लेके जाओ यहाँ पे। एक रे को ऐसे मोड़ दो, ये ऐसे जा रही थी, तो ये किधर मुड़ेगी? ऐसे। ये ऐसे जा रही थी, ऐसे मुड़ गई, तो दोनों को मिलाया तो कहाँ बन रहा है? यहाँ पे। जस्ट समझाने के लिए, यहाँ था जब लाइट रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ती है तो वापस ऊपर ऐसे जाएगी, ठीक है। दोबारा बनाता हूँ। ये इंटरफेस है, यहाँ से एक रे ऐसे गई, यहाँ से एक रे ऐसे गई, दो आई ना, एक ये एक ये ऐसे मुड़ी यहाँ पे, ये भी मान लो ऐसे मुड़ी यहाँ पे। तो ये कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे। वापस आ रहे तो ये जो ऑब्जेक्ट था, ये इसकी इमेज क्या बड़ी बन रही है? यस। साइज ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज। क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, ए सी डाइवर इन वाटर ऑब्जर्व ए मैन स्टैंडिंग आउटसाइड द लेक, द हाइट ऑफ द मैन विल बी टॉलर और स्मॉलर फॉर सी डाइवर, इट विल बी टॉलर। ऑब्जेक्ट अगर आउटसाइड है तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है। अगर 5 फीट का आदमी है तो 5 से ज़्यादा का होगा, 6 का है तो 6 से ज़्यादा का होगा, तो हाइट इसकी इंक्रीज हो जाती है। 1 नंबर का सवाल बन जाता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन जाता, सुनना ध्यान से। व्हेन एन ऑब्जर्वर सीज द ऑब्जेक्ट obliquely, ऑब्लिकली का मतलब है कि ये कंटेनर है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो इसका मतलब कैसे देख रहा है? वो उसको टेढ़ा देख रहा है। बात समझ में आ गई? सीधा। तो वो इसको कैसे देख रहा है? टेढ़ा। तो रियल अपरेंट डेप्थ होगी? यस। व्हेन एन ऑब्जर्वर सीज द ऑब्जेक्ट obliquely, इज रियल और अपरेंट डेप्थ इज पॉसिबल? यस। इफ यस, then what will be the change when observer is near the normal? तो ऑब्जर्वर जब नॉर्मल से ज्यादा होगा तो क्या होगा? सोचो। नियर द नॉर्मल अगर वो है तो क्या होगा? सोचने वाली बात है। देखो, एक तो रे जाए यहां पे, सुनना ध्यान से, एक तो रे जाए यहां पे, तो ये इधर मुड़ेगी, एक रे जाती है यहां पे, ठीक है। आई ज्यादा होगा तो आर भी ज्यादा होगा ना। यहां पे देखा जाए तो आई कम है, यहां पे आई ज्यादा है, I2 ज्यादा है, I2 ज्यादा होगा तो इसका R ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? तो जितना ज्यादा नॉर्मल से अवे होगे, अपरेंट डेप्थ डिक्रीज होगी। अपरेंट डेप्थ decreases when observer is away from normal। ऑब्जर्वर जब नॉर्मल से दूर होगा, जितना ज़्यादा दूर होगा, अपरेंट डेप्थ मतलब यहाँ से मेजर होती है अपरेंट डेप्थ, वो उतनी ही कम होगी, और नॉर्मल के पास होगा तो अपरेंट डेप्थ उतनी ही ज़्यादा होगी। ये भी 1 नंबर का एनसीईआरटी क्वेश्चन बन जाता है। थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान रखना, एग्जाम्पलर का भी हो सकता है, आ सकते हैं। हर बार टिपिकल क्वेश्चन एक आधा ऐड कर देते हैं सीबीएसई में, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये नॉर्मल बनेगा, तो नॉर्मल के पास ऑब्जर्वर है
तो अप्रेंट ज़्यादा होगी, दूर जाते जाओगे तो कम होती जाएगी क्योंकि R2 बढ़ जाएगा, और R2 बढ़ने का मतलब पास होती जाएगी। यहाँ पे समझ में आ गई बात। तो रियल अप्रेंटिस के ऊपर इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने पढ़े थे बर्ड वगैरह के, वेलोसिटी वगैरह, वो सब यहाँ पे नहीं करना, ठीक है, वो आपको कंपटीशन के लिए चाहिएगा। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। बेसिक इंट्रोडक्शन और 1-2 टॉपिक हमने पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिएगा, बने रहिए। आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय मनोज गुप्ता, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।